हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आप यहां पर बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। इसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं यहाँ पर और इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो बीच बीच में क्वेश्चन भी लगाते रहेंगे और इसी के साथ जो हमारे टॉपिक बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके पास आते हैं, जैसे कि आपने कहा एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। ठीक है, आपको जैसे हम जब भी एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमने क्या बात की है कि आपको स्टेटमेंट ही कुछ आपको बताती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो भी आप देखते रहेंगे। तो इस चैप्टर में हम जब बात करेंगे यहाँ पे डिजीज के बारे में तो आप एड्स के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आपको बताया गया है कि जो एड्स है यहाँ पर वो कॉज्ड होता है एचआईवी के द्वारा। ठीक है, इसमें हमने कहा अगर हम एड्स की सबसे पहले फुल फॉर्म देखें तो हमने क्या बोला यहाँ पर। एड्स की सबसे पहले फुल फॉर्म आप देखेंगे और आप जानेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो आपका इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड जो डिजीज है वो यहाँ पर है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपने कि एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो सबसे पहले तो आपको एड्स को समझना है कि एड्स क्या है। यहाँ पर हमने कहा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, क्या है ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब आप समझते हैं अर्जित। जो क्या होती है, अर्जित होती है, इनबॉर्न नहीं है। इट मीन्स कि जेनेटिक जो डिजीज है वो तो नहीं है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो आपने कहा एड्स क्या है, एक्वायर्ड। आई स्टैंड फॉर इम्यूनो और डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अब कैसा हो गया है, यहाँ पर आपने कहा वीक हो गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो एचआईवी है यहाँ पर, एचआईवी क्या है, एक वायरस है। ठीक है, एचआईवी वायरस सबसे पहले जो इन्फेक्ट करता है यहाँ पे वो करता है आपके इम्यून सिस्टम को। जैसे कि आपने एक्वायर्ड जब इम्यूनिटी पढ़ी थी तो उसमें आपने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट है उसमें हेल्पर टी सेल्स भी होती हैं और हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पर आपने कहा हेल्पर टी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट है उसे एक्टिवेट करेंगे। यही तो हमने कहा था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पे बी लिम्फोसाइट के बारे में बात की थी और हमने बात की थी टी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास तीन प्रकार के आए थे। हमने कहा था साइटोटॉक्सिक। इससे पहले अगर हम इसे और कहें, क्लासिफिकेशन को अगर पूरा कंप्लीट करें तो हमने बोला था ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। इसी प्रकार से हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी और ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल में हमने बी लिम्फोसाइट के बारे में बात की थी और सेल मीडिएट में हमने टी लिम्फोसाइट के बारे में बात की थी। टी लिम्फोसाइट हमारे पास तीन प्रकार का आता है। हमने कहा साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, हमने कहा यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल। क्या होता है, टी सेल क्या होता है
जब यहाँ पर एड्स होता है किसी को, तो वहाँ पे HIV वायरस जो है वो सबसे पहले इन्फेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की जो हेल्पर टी सेल होते हैं उन्हें सबसे पहले क्या किया जाता है, इन्फेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि टी सेल का काम है यहाँ पर बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना, और बी लिम्फोसाइट में आपने कहा दो प्रकार की सेल आती हैं, एक तो प्लाज्मा सेल है, ठीक है, एक है प्लाज्मा सेल और एक आती है मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल। अब प्लाज्मा सेल हमने क्या बोला था, क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बनाती हैं। हमने कहा कि यहाँ सबसे पहले जो HIV वायरस है वो किसे इन्फेक्ट करेगा, यहाँ जाकर के टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा। टी लिम्फोसाइट में आपने कहा जो हेल्पर टी सेल है, क्योंकि वही यहाँ पर क्या होती है, अगर इसे इन्फेक्ट किया जाता है तो हेल्पर टी सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हेल्पर टी सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी तो आपने कहा एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, और अगर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो पैथोजन को कैप्चर नहीं किया जा सकेगा, और अगर पैथोजन को कैप्चर नहीं किया जा सकेगा तो मैक्रोफेज और फैगोसाइट उन्हें खा नहीं पाएंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि छोटा छोटा जो इन्फेक्शन है हमारा इम्यून सिस्टम उससे भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि हमने कहा हेल्पर टी सेल तो काम ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट को हमने क्या किया, कहा ये इन्फेक्ट करेगा और हेल्पर टी सेल्स काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि छोटे छोटे जो इन्फेक्शन हैं उनसे भी नहीं लड़ा जा सकेगा। जैसे कि हमने क्या कहा था, हमारा इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उसे उतनी ही कम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो बीमार पड़ेगा, उसे भी कॉमन कोल्ड होगा, ठीक है। अब आपने कहा सीजनल, आप देखते हैं कि सीजनल फीवर आते ही हैं, जैसे कि एक सीजन जब चेंज होता है दूसरे सीजन में, जैसे कि हमने कहा सर्दियों का टाइम है, अब सर्दियों से जब गर्मियाँ आती हैं तो भी लोगों की तबीयत खराब होती है, उन्हें फीवर आते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स देखे जाते हैं। और जब सर्दियों से, जब आपने कहा गर्मियों से जब रेनी सीजन आते हैं तो रेनी सीजन में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार लोग पड़ते हैं। रेनी सीजन से फिर सर्दियाँ आती है तो फिर लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ते हैं, वो बीमार पड़ते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और मैक्सिमम केस में क्या होता है, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो मैक्सिमम केस में उन्हें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी को कहा जाता है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। एक तो ये है कि वो फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते हैं, सीजनल फीवर आ रहे हैं, कॉमन कोल्ड हो रहा है, दैट इज ओके, वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ेंगे। इन केस उन्हें फीवर हो गया है, उन्हें सीजनल जो फीवर है या कॉमन कोल्ड अगर हो गया तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कई बार उन्हें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक्टिव है, इम्यून सिस्टम क्या स्ट्रॉन्ग है। अब इसीलिए कहा जाता था, जैसे आपने देखा होगा कि हम घरों में देखते हैं, घर में बच्चे क्या करते हैं, जैसे गांव के अगर आप पहाड़ों के बच्चों को देखेंगे तो वो मिट्टी में खेलते हैं, यहाँ पे आराम से खेलेंगे। अब उस मिट्टी के द्वारा बहुत सारे जो माइक्रोब हैं उनकी बॉडी में जाते होंगे, बहुत सारे पैथोजन उनकी बॉडी में जाते होंगे, और बचपन से आप देख रहे हैं कि हर प्रकार के पैथोजन जो उनकी बॉडी में जा रहे हैं उसके लिए एंटीबॉडी बनती चली जा रही है। इट मीन्स कि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है। वहीं एक शहर का बच्चा आप देखेंगे, एक सिटी का बच्चा कि जो बहुत हाइजीन का ध्यान रखता है, बाहर कहीं पे खाएगा नहीं, अच्छी जगह पे ही खाएगा, तो आपने कहा कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी ही नहीं है किसी पैथोजन के लिए। अब इस केस में क्या होगा कि वो बीमार जल्दी पड़ेगा, अगर वो बीमार पड़ेगा तो आपने कहा उसका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मिट्टी में खेलना है, इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम एक्टिव होने का मतलब है कि आपकी बॉडी कांटेक्ट में आ रही है पैथोजन के, ठीक है, नॉर्मल पैथोजन जो होते हैं, और आपकी बॉडी में क्या बन रहे हैं, एंटीबॉडीज बनती चली जा रही हैं और आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती चली जा रही है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भी ऐसा हमें नहीं करना है कि आपको सिर्फ एक जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पानी की जो बॉटल होती है वही पीते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्लेरी ले लेते हैं, ऐसा बहुत सारी बॉटल्स आती हैं पानी की, बट हमने कहा कोई एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं सिर्फ बिस्लेरी का ही पानी पीता हूँ, ना मैं पंदेरे का पानी पीता हूँ। जैसे अब गाँव घरों में जाएंगे तो गाँव में क्या होता है, पंदेरे का पानी पीते हैं। अब पंदेरा क्या होता है, आपने कहा पानी आ रहा है, और पानी कहाँ रहे, नेचुरल सोर्स से पानी आता है, और नेचुरल सोर्स से जब पानी आता है तो आपने कहा कि वो मिट्टी के ऊपर होते हुए वो पानी आता है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति को सिर्फ बिस्लेरी का पानी चाहिए जो फिल्टर्ड है, वहाँ पर उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होगी क्योंकि फिल्टर्ड है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। पैथोजन वहाँ पे नहीं होंगे, माइक्रोब्स उसमें नहीं होंगे, लेकिन उसमें मिनरल्स भी नहीं होंगे। अब जो पानी नेचुरल सोर्स से आ रहा है, आप उसे इनटेक कर रहे हैं, तो आपने कहा कि आपको मिनरल्स भी मिले हैं
इन केस कोई पैथोजन आपकी बॉडी में गया भी है तो उसके लिए एंटीबॉडीज आपकी बॉडी बनाती रहती है। अब ये क्या आता है, क्योंकि जो बच्चा बचपन से ही पहाड़ों में है या ऐसा उसका लाइफस्टाइल है तो बचपन से ही उसकी बॉडी यूज टू है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि उसकी इम्यूनिटी अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमने क्या बात की है, हमने कहा कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें HIV की, तो जो HIV वायरस है ऐसा नहीं है कि वो, हम देखते हैं जब हम HIV के बारे में पढ़ते हैं तो हमने कहा कि क्या क्या तरीके हैं ट्रांसमिट होने के इसके, ठीक है। एक बार अगर HIV से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है या इन्फेक्ट हो जाता है और टाइम से अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत वर्स्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट कर रहा है। कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया है, वो हमारी ब्लड वेसल्स में है, वो हमारी सेल को डैमेज कर रहा है, ये बात अलग है। क्योंकि आपने कहा कि आपका इम्यून सिस्टम अभी ठीक है और आपका इम्यून सिस्टम इन सभी चीज़ों को फिक्स कर सकता है। वो ब्लड वेसल्स में जा करके जो इन्फेक्शन है वो हटाएगा, वो जो इन्फेक्टेड सेल है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, जिससे कि इन्फेक्शन ना बढ़े। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट किया गया, इम्यून सिस्टम ही क्या है, इन्फेक्टेड है, तो आपने कहा कि आगे चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होंगी फिर। क्लियर है इतना? तो हमने कहा कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से HIV जो है वो फैलता है। HIV का जो यहाँ पर HIV की होने वाले से, HIV की वजह से होने वाला जो संक्रमण है या जो डिजीज है, आपने कहा एड्स, वो किस प्रकार से फैलती है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, विच इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV संक्रमण का तरीका नहीं है, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसकी वजह से आपने कहा कि HIV नहीं फैलता है, बाकी के जो ऑप्शन है उनकी वजह से HIV फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ कंटामिनेटेड ब्लड। इट मीन्स एक इन्फेक्टेड पर्सन था जिसे क्या है, एड्स है, ठीक है, एड्स है तो उसकी बॉडी में HIV होगा, ठीक है, HIV जो है, जो वायरस है वो होगा। अगर वो ब्लड डोनेट करता है, वो किसी, उसका जो ब्लड है किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो एड है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। और ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे ट्रांसमिशन होता है। जो एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है, संक्रमित व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट कर रहा है तो उससे क्या होता है, एड्स फैलता है। आपने देखा होगा जब भी ब्लड डोनेट करवा आप करते हैं या जब भी ब्लड डोनेशन के लिए आप जाएंगे तो पहले टेस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, और टेस्ट में देखा जाता है कि आपका जो ब्लड है वो ठीक है या नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो आपके ब्लड में नहीं है, तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर ब्लड डोनेट कर पाएंगे। दूसरा हमने कहा शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स। अब नीडल में आपने कहा कि जो इंजेक्शन जैसे होते हैं, इंजेक्शन का मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, किसी संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन लगते हैं। अब वो जो इंजेक्शन है वो भी तो आपके क्या है, आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रहा है, और उसी इंजेक्शन से अगर आपने किसी दूसरे को इंजेक्शन दिया, उसी नीडल से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन दिया है, तो आपने कहा वहाँ पे भी जो एड्स है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तीसरा कह रहा है शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन। कोई संक्रमित व्यक्ति है, आपने उससे हाथ मिलाया या आपने उसे टच किया तो उससे क्या इन्फेक्शन फैलता है। और चौथा कह रहा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर जो संक्रमित व्यक्ति है उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर होता है तो क्या उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे एड्स नहीं फैलता है। किसी व्यक्ति को एड्स है और उससे आपने हाथ मिलाया या उससे आपने टच किया तो उससे एड्स नहीं फैलेगा, ठीक है। क्योंकि एड्स कैसी है, आपने कहा कि जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड के द्वारा ही जो एड्स है वो फैलेगा। जैसे कि आपने कहा ब्लड है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जैसे सीमेन होता है, ठीक है, ये भी क्या है, बॉडी फ्लूइड है। अब एक हमारे पास आता है कि बॉडी फ्लूइड में हमारा सलाइवा भी आता है, तो क्या सलाइवा से भी जो एड्स है वो फैल सकता है। आपने कहा कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, यानी कि सलाइवा का बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर किसी व्यक्ति में, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होता है तो ही वहाँ पर एड्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो सलाइवा है उससे बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्लड की या हम बात करें यहाँ पर सीमेन की, तो इन ये जो बॉडी फ्लूइड है इनसे क्या होता है, जो एड्स है वो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। किसी से हाथ मिलाने पर या किसी के कपड़े पहनने पर इस प्रकार से जो एड्स है वो नहीं फैलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए देखिए अपने क्वेश्चंस को और उसका आंसर यहाँ पर देखिए। अब आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं नोट करना है, आपको ये भी देखना है कि वो कौन कौन से मोड्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे जो एड्स है वो फैलता है। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसी के साथ आपने यहाँ पर जो फुल फॉर्म्स आपको बताई गई हैं वो आपने नोट कर ली होंगी। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है उसे पढ़िए। स्मैक इज द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द। चलिए ये टॉपिक रहने देंगे क्योंकि ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने कहा द सब्सटेंस produced by a cell in viral infection that can protect other cell from further infection is। आपको कहा गया है, आपके इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं। एक जो सब्सटेंस होता है जब यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा यहाँ पर दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज, कि जो क्या करते हैं जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनकी सुरक्षा करेगा या उन्हें प्रोटेक्ट करेगा कि जिससे कि उनमें इन्फेक्शन ना हो। ऑप्शंस आपके पास हैं सेरोटोनिन, ठीक है, कोलेस्ट्रम, इंटरफेरॉन एंड डी है हिस्टामिन। तो आंसर ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। तो आपको बोला गया अगेन आपके इम्यून सिस्टम का क्या है क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा गया कि जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो न्यूबॉर्न होता है, नवजात होता है, उसे क्या करता है इन्फेक्शन से या डिजीज से उसे बचाता है। तो किस प्रकार की इम्यूनिटी है, आपने कहा आईजी टाइप है, आईजीए टाइप है, आईजीटी टाइप है या आईजीई टाइप है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि आईजीए टाइप यहाँ पर जो इम्यूनिटी है वो आपके पास आती है। आगे बढ़ते हैं, आपसे कहा गया है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है जब भी टोबैको को कंज्यूम किया जाता है तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को यहाँ पर जो रिलीज है वो यहाँ पे होता है। तो कौन से ऐसे कंपोनेंट है, कौन से ऐसे घटक है जो इनके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निकोटीन, बी है टैनिक एसिड, सी है यहाँ पर क्रेमिन और डी है यहाँ पर कैटेकिन। तो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें पता है कि टोबैको में क्या होता है, यहाँ पे निकोटीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। क्लीन आपका हो गया है, टॉन्सिल्स है, पैनक्रियाज है, थाइमस है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर पैनक्रियाज है। तो ये तो हुआ आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पैनक्रियाज जो है वो क्या है, पैनक्रियाज जो है वो क्या है, तो हमने कहा एक प्रकार की ग्लैंड है, एक प्रकार की ग्रंथि है। तो कौन से प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि हमने ग्रंथियां दो पढ़ी थी, एक तो है एंडोक्राइन और एक है एक्सोक्राइन। चलिए एक बार देखिए कि जो ग्रंथि है यहाँ पर कौन सी होती है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है। बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अपने सही ऑप्शन को चूज कीजिए यहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स लार्ज साइज एट। अच्छा पहले हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। हमने कहा जो पैनक्रियाज जो है वो किस प्रकार की ग्लैंड है यहाँ पे, तो हमने कहा दोनों प्रकार की है। जो पैनक्रियाज आपकी होगी उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी आता है, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी आता है, यानी कि एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब आपने डाइजेशन पढ़ा होगा तब आपने यहाँ पर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस्ड इन साइज विद एजिंग, कि वो कौन सी ग्लैंड है जब बर्थ होता है, जब जन्म होता है तो वो बड़ी होती है और इनके साथ धीरे धीरे जो ग्लैंड है वो छोटी होती चली जाती है। ऑप्शन में है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड थायराइड। तो आपने कहा थाइमस ग्लैंड होती है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ये कि थाइमस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है वो देखेंगे, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, पिट्यूटरी और थायराइड तो आप लोग समझते हैं। मैं इतना मान के चल रही हूँ कि कुछ ग्लैंड्स आप समझ रहे हैं कहाँ पर होती हैं, पीनियल और थाइमस एक बार आप लोग देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ठीक है। आपने कहा हीमोजोइन इज अ, हीमोजोइन क्या है, आपने कहा प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का प्रिकर्सर है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, टॉक्सिन है। सी है कि टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम अ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स एंड डी है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम अ हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर अ रिंग वॉर्म, ठीक है। तो कौन सा है, आपने कहा माइक्रोस्पोरियम है,
या ट्राइकोफाइटॉन है या एपिडर्मोफाइटॉन है या मैक्रोस्पोरम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज, एक पर्सन है उसे एक प्रॉब्लम है या एक डिजीज है जिसे सिकल सेल एनीमिया कह रहे हैं। आपने कहा ये आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपने कहा मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफॉइड, लेस प्रोन टू मलेरिया एंड लेस प्रोन टू टाइफॉइड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लेस प्रोन टू मलेरिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान रखिए जो क्वेश्चन है इनमें से कुछ कुछ जो हमारे टॉपिक है वो हमने अभी कवर नहीं किए हैं। ठीक है, जो हमने कवर नहीं किए हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हम उन्हें पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस आपने यहाँ पे, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उन्हीं को आप यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर है जो ह्यूमन हेल्थ को क्या करता है या जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है इन्फेक्शन, जो संक्रमण होते हैं। दूसरा है साइलेंट म्यूटेशन, यानी कि जो म्यूटेशन है वो इन्फेक्ट करता है। तीसरा है लाइफस्टाइल और चौथा है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्या यहाँ पर मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन में आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जिसमें कहा है कि पहला ऑप्शन क्या है जो मनुष्य के हेल्थ को प्रभावित करता है वो है इन्फेक्शन। दूसरा आपने कहा कि सेकंड जो है वो है थर्ड ऑप्शन, थर्ड यानी कि लाइफस्टाइल, हमारी किस प्रकार की दिनचर्या है वो भी हमारे हेल्थ को क्या करती है, प्रभावित करती है। एंड लास्ट हमारा फोर्थ यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यही चीजें हमने कही थी, हमने कहा था हमारा स्वास्थ्य जो है वो 3 चीजों पे निर्भर है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी थी, हमने कहा इन्फेक्शन, संक्रमण जो है, अगर बार बार संक्रमण हो रहा है तो उससे आपकी बॉडी वीक हो सकती है। ठीक है, आपने कहा छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं तो वो तो बहुत इजीली क्या है हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें रोक लेता है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो इस केस में क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं होगा और उस केस में इन्फेक्शन जो है उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा लाइफस्टाइल, पहला तो लाइफस्टाइल है आपका आना चाहिए कि हमारी दिनचर्या कैसी है, आप कैसा फूड लेते हैं, आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप स्मोकिंग या ड्रग्स या फिर अल्कोहल से कितना दूर रहते हैं। इन सभी चीज़ों पे आपकी जो हेल्थ है वो निर्भर होती है। आपने कहा कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, उस पर भी काफ़ी हद तक क्या करता है, निर्भर करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। अब ऐसा सब पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि हमने कहा जो भी आप वेजिटेरियन होते हैं वो वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिनमें आपको ज़्यादा प्रोटीन्स एंड विटामिन आपको मिल रहे हैं। लास्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, कि अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या होगा, ये निश्चित रूप से ये होगा ही होगा और ये आगे भी ट्रांसमिट होता है। तो इसीलिए तीनों चीज़ें क्या करती हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने नोट किया होगा यहाँ पर। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।